हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? और कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा रहा होगा। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा रहा होगा आपका DEC 1 का एग्ज़ाम। और स्टूडेंट्स, काफ़ी डिफ़िकल्ट है जो DEC 3 है। इसके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी लॉन्ग हैं और बच्चों की समझ में बहुत कम आते हैं। तो मैंने अब आपके लिए वीडियो बनाया है DEC 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो हम हमारी DEC 3 की तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी लॉन्ग तो हैं लेकिन इनमें से क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकल के सामने आएंगे आपको काफ़ी सारी हेल्प होगी। तो यहाँ पे इतने लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी 2 क्वेश्चनों के आंसर भी मिल जाते हैं, 10-10 नंबर वाले या 8 नंबर वाले होते हैं। तो जो इनके पैराग्राफ्स होते हैं उनमें से 4 नंबर वाले क्वेश्चंस भी हमें मिल जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे काफ़ी पीछे से आवाज़ आ रही थी। आप लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट की मुझे कि काफ़ी आवाज़ आती है, पीछे से डिस्टर्बनेस होती है। लेकिन आज आवाज़ नहीं है स्टूडेंट्स, वो काम नहीं है आज। बिल्कुल भी कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। आपको अच्छे से मेरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हम चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो हम पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तैयारी करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, बाल कल्याण और विकास के क्षेत्र में कार्यक्रम कुछ सरकारी संगठनों की सूची बताइए और तथा उनकी भूमिका की चर्चा कीजिए। तो बाल कल्याण और विकास के क्षेत्र में कार्यक्रम पूछे गए हैं हमसे। तो बाल कल्याण और विकास का क्षेत्र है, इसमें जो भी सुविधाएं निकल के सामने आती हैं वो हमेशा गवर्नमेंट की ही होती हैं। सरकारी संगठनों के बारे में पूछा गया है हमसे, उनकी क्या भूमिका है इसमें, बाल कल्याण और विकास के क्षेत्र में क्या भूमिका रही है सरकारी संगठनों की। तो बच्चों के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रीय स्तर के किन्हीं 2 संगठनों के कार्य व विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बाल विकास के लिए काम कर रहे राष्ट्रीय स्तर के किन्हीं 2 संगठनों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट से ये बाल कल्याण और विकास के क्षेत्र में कार्यरत कुछ सरकारी संगठन निम्नलिखित हैं। तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। बाल कल्याण और विकास के क्षेत्र में जो बाल कल्याण के क्षेत्र में विकास हुआ है तो उसमें सरकारी संगठन कौन कौन से हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला सरकारी संगठन है हमारे सामने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये नाम है, ये ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। NCERT यदि आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की ये है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। तो हम देख लेते हैं आंसर। संघ सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से शैक्षिक एक अनुसंधान का विकास, इसके प्रकाशन, सहयोग एवं प्रशिक्षण व प्रसार सेवाओं हेतु मानकों में सुधार करता है। तो देखिए, संघ सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक शैक्षिक अनुसंधान का विकास, इसके प्रकाशित, सहयोग एवं प्रशिक्षण व प्रसार सेवाओं हेतु मानकों में सुधार करता है। इस कार्य हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। तो ये आपको डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं लिखना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, इस कार्य हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया। बस ये आगे वाली लाइन नहीं लिखनी है, ये डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, आपसे नहीं लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे ये लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। परिषद का कार्यक्षेत्र विद्यालय शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक के प्रत्येक स्तर की शिक्षा के प्रसार एवं विकास की दिशा में अनुसंधानों का प्रारंभ, आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण कर उनके परिणामों का प्रकाशन व आवश्यक सुझावों
एवं दिशा निर्देशों को प्रदान करता है। तो देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने आपको ये समझाना था कि जैसे आपके लिए ये डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, यहाँ पे संघ स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन। संघ सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक शैक्षिक अनुसंधान का विकास, इसके प्रकाशन, सहयोग एवं प्रशिक्षण व प्रसार सेवाओं हेतु मानकों में सुधार करता है। तो सिर्फ यही लाइन आप याद कीजिए, आगे वाली लाइन को छोड़कर। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे सुधार करता है तक लिखें एक पॉइंट, तो आगे वाली लाइन छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आगे से हम शुरू करते हैं आसानी से। परिषद का कार्यक्षेत्र विद्यालय शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक के प्रत्येक स्तर की शिक्षा के प्रसार एवं विकास की दिशा में अनुसंधानों का प्रारंभ, आंकड़ों का एकीकरण एवं विश्लेषण कर उनके परिणामों का प्रकाशन व आवश्यक सुझावों एवं दिशा निर्देशों को प्रदान करता है। यहाँ पर वो लाइन छोड़कर ये लाइन लिखिए। इन क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए परिषद राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों एवं विद्यालयों के निकट संपर्क में रहती है। इसके अतिरिक्त परिषद का शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा पर सीधा प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना दिल्ली में की गई, जो कि एक शोध संगठन है जिसका अपना शैक्षिक विभाग एवं इकाइयाँ हैं। तो यहाँ इतना सारा पैराग्राफ लिख करके आपको आगे इसके पॉइंट लिखने हैं। NCERT के प्रमुख उद्देश्य, यहाँ पे स्टूडेंट्स उद्देश्य के पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये हैं, हमको ज़रूर लिखने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। तो NCERT के प्रमुख उद्देश्य हैं जो उनके पॉइंट हैं, पहला है विद्यालय शिक्षा में सुधार, दूसरा है शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना, तीसरा है विभिन्न शैक्षिक शाखाओं में अनुसंधान कार्य करना, अनुसंधान कार्य में सहायता करना एवं अनुसंधान कार्य का समन्वय करना। तो यहाँ पे आपको यदि लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे आप मेन पॉइंट्स 5 लिखिए। 5 मेन पॉइंट्स जो छोटे छोटे हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ, सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। NCERT के मुख्य उद्देश्य में हम 5 पॉइंट याद कर लेते हैं। कौन से हैं? विद्यालय शिक्षा में सुधार, शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना, शिक्षण की उच्च तकनीकों एवं नवानुक्रियाओं को प्रोत्साहित करना, शैक्षिक सूचनाओं का संकलन करना एवं संपादन करना। तो यहाँ पे छोटे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए। पाठ्यक्रम एवं पाठ्य चर्चाओं का निर्माण एवं सुधार करना, कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना। बस यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, यहाँ पे बड़े पॉइंट्स मत लिखिए स्टूडेंट्स। आगे देख लेते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, कौन सा है? राष्ट्रीय संगठन। दूसरा है राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संसाधन। तो यहाँ पे हम अपना आंसर देख लेते हैं। यह संस्थान मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा बाल विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वित में सहायता करता है। इस संस्थान के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। तो ये आपको एक ही लाइन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसके कार्य देख लेते हैं। पहला है, इस संस्थान द्वारा बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेकों प्रशिक्षण कार्यक्रम और ये देखिए यहाँ पे मुद्दों पर अनेकों प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड है मैं आपको छोड़ने के लिए कह रही हूँ, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आगे है, निपसेट द्वारा ICDS कार्यक्रम के कर्मचारियों स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है, इस संस्थान का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि यह देश के उन समाजसेवी संगठनों के संपर्क में बनाए रखता है जो बच्चों को सेवाएं प्रदान करने में काम में लगे हुए हैं। तो अगला पॉइंट है हमारे पास, अगला संगठन है स्टूडेंट्स राष्ट्रीय बाल बोर्ड। तो इसका आंसर है हमारे पास राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा के बाद सन 1974 में सरकार ने एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना करने का निश्चय किया। देश का प्रधानमंत्री इस बोर्ड का
अध्यक्ष होता है। बाल कल्याण कार्यक्रम सरकार व समय सेवी संगठन दोनों के द्वारा ही चलाए जाते हैं। बोर्ड द्वारा ऐसे संगठनों के प्रयासों को एकीकृत किया जाता है व बच्चों के लिए चलाई जा रही सेवाओं को दिशा और लक्ष्य प्रदान किया जाता है। यह बोर्ड बाल विकास के लिए की जाने वाली नई गतिविधियों से संबंधित व पुराने कार्यक्रमों के विस्तार में संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। तो इसमें कोई भी संस्कृत का डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, सिंपल वर्ड है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यदि मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊं तो संस्कृति के वर्ड मुझसे भी अच्छे से पढ़े नहीं जाते हैं। सिंपल हिंदी मुझे आती है और संस्कृत के वर्ड जो हैं डिफ़िकल्ट हैं, कभी कभी मुझसे भी नहीं पढ़े जाते। तो आप भी मत लिखिए, इसमें कोई इशू नहीं बनेगा। आपको सिर्फ आंसर अपना सही लिखना है, सिंपल हिंदी में लिखिए, बिल्कुल भी इशू नहीं है, आपको अंक मिलेंगे। और चौथा हमारे पास राष्ट्रीय संगठन है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जो है CSWB। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 1953 में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यह भारत सरकार की ओर से संगठन बनाने का पहला प्रयास था, जो एक गैर सरकारी संगठन के रूप में स्वैच्छिकता से सिद्धांत पर काम करेगा। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता था। तो चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक ही है स्टूडेंट्स आपका। मैंने 4 जो राष्ट्रीय संगठन के काम हैं 4 लिए हैं, बहुत हैं आपके लिए, आपके 4-5 पेज भर जाएंगे। तो ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ये 4 संगठन लिए हैं स्टूडेंट्स, आपने ये 4 संगठन ही लिखने हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समय सेवी संगठन से आपका क्या तात्पर्य है? बाल विकास के लिए कर रहे विभिन्न समय सेवी संगठनों की चर्चा कीजिए, अथवा भारतीय बाल कल्याण परिषद के प्रमुख कार्यों की चर्चा कीजिए, अथवा बाल सहयोग के क्या लक्ष्य हैं, अथवा ICCW पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। SOS ग्रामों की अद्वितीय विशेषताएं क्या है? तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, अच्छे से देख लीजिए, इनका आंसर एक ही लिखे रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स? समय सेवी संगठन के बारे में बताना है कि क्या है, बाल विकास के लिए कर रहे विभिन्न समय सेवी संगठनों की चर्चा कीजिए। बाल विकास के लिए कार्य कर रहे, बाल विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं समय सेवी संगठन, उनके लिए बताना है। तो समय सेवी संगठन क्या हैं, तो ये बताना है हमें। जो समय सेवी संगठन है वो बाल सहयोग पर, बालकों की रक्षा के लिए, तो यहाँ पे वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है बाल सेवी संगठन। जो हैं ऐसे संगठन जिन्हें समाज सेवा के लिए कुछ लोगों ने पहल करके समय प्रारंभ किया हो, समय सेवी संगठन कहलाते हैं। इन संगठनों की स्थापना करने के कई तरीके हैं। इस कार्य के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार से मांग की जा सकती है। कुछ स्थानीय समय सेवी संगठन आगे चलकर बड़े पैमाने के या राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के रूप में विकसित हो सकते हैं। समय सेवी संगठन का यह फायदा है कि जो व्यक्ति इस तरह के काम की शुरुआत करते हैं वे लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को भली भांति समझते हैं। तो यहाँ तक लिखिए, आगे मत लिखिए। तो यहाँ से आगे पॉइंट शुरू कर लेते हैं हम। बाल विकास के लिए काम कर रहे समय सेवी संगठनों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सी श्रेणियां हैं वो देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय समय सेवी संगठन हैं जो बाल विकास के लिए काम कर रहे राष्ट्रीय स्तर के कुछ समय सेवी संगठन निम्नलिखित हैं, इस प्रकार हैं। तो पहला है हमारे पास भारतीय बाल कल्याण परिषद, ICCW की स्थापना 1952 में हुई। यह बाल कल्याण और विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, एक प्रमुख संगठन है। इसके प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। कौन से काम हैं इनके? मैंने ज़्यादा पॉइंट ऐड नहीं किए हैं, बहुत शॉर्टकट पॉइंट है ये। पहला पॉइंट है बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ये आपको पढ़ने से ही याद हो जाएगा। बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम बाल देखभाल कार्यकर्ताओं को आवश्यक निपुणता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम की पाठ्यचर्या की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि यह
बाल विकास के सभी पहलुओं का पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ तक लिखिए, यह 11 महीने का कार्यक्रम है और इसमें अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, समुदाय सहभागिता और संगठन व प्रबंध जैसे घटकों पर चर्चा शामिल है। बहुत है, यहाँ तक लिखिए ये पॉइंट। आगे है हमारे पास दूसरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण कार्यक्रम। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताइए। ऐसे भी आपको ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका है तो आपका 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए 4 नंबर का क्वेश्चन भी है, पूछा जा सकता है आपसे। तो अगला है हमारे पास, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे 4 नंबर वाला, तो आप लोग लिख सकते हो। नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी रूप से करने में सक्षम हो सकें। इस प्रशिक्षण की व्यवस्था पूरे देश में विविध आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों में की जाती है। भारतीय बाल कल्याण और परिषद विविध राज्यों में फैले अपने लगभग 100 आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। तो ये पॉइंट आपका जो है यहाँ तक लिखिए। आगे है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम। जो है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम सन 1970-71 में केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से शुरू किया गया था तथा समाजसेवी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस योजना का उद्देश्य बच्चों की प्रतिदिन की कैलोरी तथा प्रोटीन संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। इसके लिए इसका जो उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य था स्टूडेंट्स, बच्चों की प्रतिदिन की कैलोरी तथा प्रोटीन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था। इसके अलावा बालवाड़ियों में बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ तक लिखिए। आगे है क्रैश कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में लिखिए। ऐसे आ सकता है आपको। ये स्टूडेंट्स, ये आपका जो आंसर है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम। तो यहाँ पे क्रैश कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये चौथा जो 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है आपका, लेकिन हमारे 10 नंबर वाले क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही लिखना है स्टूडेंट्स, भूल मत जाइए। तो क्रैश कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है? सन 1986 में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने क्रैश कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। 5 सप्ताह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है क्रैश कार्यकर्ताओं के कौशलों में वृद्धि करना ताकि वे सुचारू रूप से अपने केंद्र का संगठन और प्रबंध कर सकें। अगला पॉइंट है प्रशिक्षकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम। भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों और बाल सेविका प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को उनसे संबंधित काम के लिए तैयार करने के लिए संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रशिक्षकों को अपेक्षित ज्ञान और निपुणता प्रदान करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। यहीं तक लिखना है इसे। अगला पॉइंट है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना ECE कार्यक्रमों का उद्देश्य है। ECE केंद्र के जरिए इन बच्चों की शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। प्रत्येक ECE केंद्र में लगभग 30 बच्चे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला पॉइंट है क्रैश कार्यक्रम के बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सभी, तो और आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है इसमें, तो आप लोग इनको अच्छे से याद कीजिए। क्रैश कार्यक्रम क्या है देख लेते हैं। कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों को दिवस देखभाल सुविधाएं प्रदान करना क्रैश कार्यक्रम का उद्देश्य है। मैनी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, अच्छे से याद कीजिए इसे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को अनेकों सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं हैं पूर्ण पोषक, अनौपचारिक शिक्षा, टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। मुख्य समाज के निम्न सामाजिक आर्थिक वर्गों से ये बच्चे आते हैं। तो आगे हमारे पास ये हम सारा देख लेते हैं। आ भी सकता है आपको सारा पैराग्राफ पढ़ेंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय
से ICCW को वर्ष 1984 में दस्तक ग्रहण के लिए एक संवीक्षा एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया था। इस प्रकार वह परिषद देश में व देश के बाहर दस्तक ग्रहण से संबंधित सभी मामलों का निर्णय करता है। अपने दस्तक ग्रहण कार्यक्रम के अतिरिक्त यह परिषद प्रयोजनकर्ता कार्यक्रमों के अंतर्गत गरीब परिवारों के योग्य बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। मोबाइल क्रैश क्या है? अच्छे से मेरे साथ पढ़िए, याद कीजिए। यह एक समाजसेवी संस्था है जिसे मीरा महादेव ने सन 1965 में भवन निर्माण का काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए शिशु गृह और दिवस सेवा प्रदान करने के लिए शुरू किया था। आज यह संस्था दिल्ली, मुंबई तथा पुणे में अपने केंद्र चला रही है। यहाँ 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को समेकित बाल अनुरक्षण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में स्वास्थ्य देखभाल, पूरक आहार और खेल तथा शाला पूर्वक क्रियाएं शामिल हैं। ये केंद्र मुख्य रूप से भवन निर्माण स्थल पर खोले जाते हैं। अधिकतर मामलों में ठेकेदार द्वारा केंद्र के लिए जगह प्रदान की जाती है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को नहलाया धुलाया जाता है तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवा एवं पूरक आहार प्रदान किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोबाइल क्रैश और क्रैश कार्यक्रम। 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ये आ सकता है। अच्छे से याद कीजिए, मेरे साथ पढ़िए। तो आगे क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, भवन निर्माण स्तर पर कार्यरत केंद्र में आकर बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं उनकी माताएं जो होती हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे शाला पूर्व केंद्र या बालवाड़ी में जाते हैं। दिनचर्या के अंतर्गत खेल के द्वारा सीखने पर अधिक जोर दिया जाता है। कला एवं रचनात्मक क्रियाओं के लिए कम मूल्य की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। गीत, नृत्य, नाटकीय और खेल प्रतिदिन के लिए कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग हैं। 6 साल के से 12 साल की आयु के बीच बच्चे आधारभूत साक्षरता तथा गिनती सीखते हैं। यहाँ कहीं भी संभव होता है बाद में बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती कर दिया जाता है। मोबाइल क्रैश में माता पिता की शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है तथा बाल स्वास्थ्य, पोषण एवं परिवार नियोजन के क्षेत्र में उन्हें शिक्षित करने के लिए सभाएं आयोजित की जाती हैं। बहुत सी अन्य क्रियाएं जैसे छुट्टी के दिन कैंप लगाना, कला प्रदर्शनी तथा त्योहार मनाना आदि मोबाइल क्रैश के कार्यक्रम को दृढ़ बनाने तथा परिवार को भागीदारी बढ़ाने के लिए की जाती हैं। तो भारत का SOS बालग्राम क्या है? भारत का SOS बालग्राम है हमारा अगला पॉइंट इस क्वेश्चन में। SOS एक लाभ निरपेक्ष गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन बच्चों अनाथों का बेघर की देखभाल के लिए समर्पित है। इसके कार्यों के लिए व्यक्तियों, कंपनियों में से दान, भूमि दान और बच्चों की छात्रवृत्ति से वित्तीय सहायता मिलती है। 1964 में संस्थापकों ने इसे यथासंभव अधिक से अधिक बच्चों की सहायता करने के स्वप्न के साथ प्रारंभ किया था। यह स्वप्न फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड में पहला SOS बालग्राम की स्थापना से साकार हुआ। बहुत से अच्छे लोग, समर्पित और स्नेहमयी माताएं, सैकड़ों सहायकर्ता और हजारों अच्छे मित्र साथ आए और लगातार आगे भी जारी रखने के प्रयास से इसे संभव बनाने के लिए साथ मिलकर कार्य किया ताकि लक्ष्य प्राप्त हो सके। धीरे धीरे SOS की पहुंच देश के प्राय प्रत्येक भाग तक संभव हुई। प्रत्येक SOS ग्राम में 10 से 20 परिवार गृह हैं। परिवार इकाई में 9 से 10 बच्चे होते हैं जो भाई और बहन की तरह रहते हैं और अपनी माता पिता किसी भी परिवार की तरह की देखभाल में साथ साथ बढ़ते हैं। बच्चे स्थानीय स्कूल में जाते हैं और पड़ोसी परिवारों से निकट संपर्क रखते हैं। कुछ वर्षों बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इंजीनियर, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, समाज कार्यकर्ता, तकनीशियन, प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक और पत्रकार बनते हैं। बहुतों ने नौकरी शुरू की है जबकि अन्यों ने स्वरोजगार अपनाया है। बहुत से SOS के बच्चे आज स्वतंत्र, विवाहित और संपन्न हैं। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पॉइंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग अपनी इच्छा से लिख सकते हो, तो अच्छे से याद कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेकर के आऊँगी। मुझे कमेंट कीजिए। यदि आपको ज़रूरत है DEC 3 की तैयारी करने की, मुझे कमेंट कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कितनी डिस्टर्बेंस हुई, कोई पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए आप लोग इसे देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।